हॅलो, आता कसा आहे? नो वी कॅन. ओके, दॅट्स गुड. So we start. Okay, we start now. तत्तु त्रिविधम लंघनम लंघन पाचनम अवसेचन. तो जो आम विकारों के लिए करना है जो भी, वो 3 प्रकार का है. एक लंघन, दूसरा लंघन पाचन और तीसरा अवसेचन. तत्र लंघनम अल्पदोषाणाम. लंघन जो है वो अल्पदोषों के लिए है. तेन ही अनिल अनल वृद्ध्या वातातप परीत इव अल्पः सलीलाशयः अल्पदोषः प्रशोषमापद्यते. तो जिस प्रकार का छोटा जलाशय अल्पदोष, उसी प्रकार अल्पदोष वाला वातातप परितः और वायु और आतप, इसके कारण से उसका शोष हो जाता है, प्रशोषमापद्यते, तो वो सूख जाता है. उसी प्रकार लंघन से थोड़ा दोष अगर है तो वो उसका शमन हो जाता है. लंघन पाचनाभ्याम मध्य दोषे वातातपाभ्याम पांशुभस्मावकीर्णैरिव च अनति महान सलिलाशयः. बहुत बड़ा अगर सलिलाशय नहीं है तो वातातप और पांशुभस्म अवकीर्ण, उसके ऊपर मिट्टी या रक्षा
ये डालेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इस प्रकार का शैलेश है जिस प्रकार से सूख जाएगा उसी प्रकार से लंघन और पाचन से मध्य दोष कम हो जाएगा, क्षमन हो जाएगा। बहुदोषाण पुनः दोषावशेषणमेव कार्यम नहीं अस्राविते पल्वलोदके बल्वलोदकोधे शाल्यादि पुष्टिर्भवति। बहुदोष है तो दोषावशेषण यही इष्ट है, शोधन ही करना इष्ट है। जब तक पल्वलोदक हम निकालते नहीं है तो शाल्यादि पुष्टि तभी तक नहीं होगी। अतिवृष्टि होने के बाद जब खेत में पानी बहुत संचित हो जाता है तो पहली चिकित्सा है उसकी कि उस पानी को रास्ता निकाल के देने का ताकि वो वहां से बह जाए और तभी हम इनको बचा सकेंगे, अपना जो धान्य है उसको बचा सकेंगे। तो उसमें दोषावशेषण में वो कार्य, ये दोषों का अवशेषण करना ही महत्वपूर्ण है। तस्मात् संतर्पण निमित्तानां नान्तरेण अपतर्पणमस्ति शांति। ये सिद्धांत है कि संतर्पण निमित्त जो विकार है उसका अपतर्पण के बिना उसकी शांति नहीं है। अपतर्पण निमित्तानां च न अंतरेण संतर्पण, और अपतर्पण निमित्त जो है उसको संतर्पण से बगैर शांति नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि कारणों को ढूंढना ही है और कारण के विपरीत चिकित्सा करनी है। एलोपैथी में हुआ है ऐसे कि कारणों को ढूंढते ही नहीं है तो फिर उसका परिवर्जन या फिर उसके विरुद्ध चिकित्सा, ये दोनों चीजें होती नहीं है। तो संतर्पण अगर कारण है तो अपतर्पण के बिना उसकी शांति नहीं है। इस प्रकार का दोषावशेषण का मतलब दोषों को निकाल देना है। एवं अन्येषामपि व्याधीनां यथास्वं निदान विपरीतम औषधम एवं अवचारे। ये भी आगे सिद्धांत के रूप में आया है। तो अन्य जो व्याधि है उनके बारे में भी निदान विपरीत जो औषध है वही दिया जाए। सती तो अनुबंध है। अगर सिर्फ उससे बात नहीं बनती है हेतु निदान विपरीत औषध से, निदान विपरीतम अपास्य व्याधि विपरीतमेव तदर्थकारी वा, तो निदान विपरीत को बंद करके वो दूर करके व्याधि विपरीतमेव वा। विमुक्त आम दोषस्य पुनः परिपक्वाम देश शेषस्य दीप्ते चाग्नौ अभ्यंग आस्थापन अनुवासनम विविध स्नेहपानम च युक्त्या प्रयोज्यम प्रसमीक्ष दोषौषधादीनाम अवस्थान्तराणि भवति चात्र। तो ये सिद्धांत के रूप में आया। असं पण आहे शेषदोष वाचनार्थ। तो एवं अन्येषामपि व्याधीनां यथास्वं निदान विपरीतम औषधमेव अवचारे। दूसरे व्याधियों के लिए भी निदान विपरीत औषध ही देना इष्ट है। अगर अनुबंध रहता है, इससे बात नहीं बनती है, तो सबसे अहम चिकित्सा जो है वो संक्षेपत क्रियायोग निदान परिवर्तनम, ये एक बात होगी। और चिकित्सा जो पहले देनी है वो हेतु विपरीत ही देनी है, ऐसा कहना है। अभी क्या हुआ है कि अभी हम ज्यादातर व्याधि विपरीत या फिर प्रभाव जिसका रहेगा अग्रे संग्रह वाला जो है उसी को इस्तेमाल में लाते हैं ताकि व्याधि मिट जाए
लेकिन वास्तव में कारण के विपरीत अगर चिकित्सा करते हैं पहले तो उसी से विकार मिट जाएगा। उससे अगर बात नहीं बनती है फिर भी उसकी अनुवृत्ति रहती है तो ये निदान विपरीत चिकित्सा बंद करके व्याधि विपरीत अथवा तदर्थकारी वा अथवा जो उसी प्रकार का काम करने वाली दवा हो, यानी कि आपाततः उसको बढ़ाने वाली भी हो रोग को, फिर भी व्याधि विपरीत का जो कार्य है वो करने वाली इस प्रकार की हो। विमुक्त आम दोषस्य पुनः परिपक्वाम दोष शेषस्य, आम दोष एक बार निकल गया या परिपक्व हो गया, दीप्ते अग्नि और अग्नि प्रदीप्त है, अभ्यंग आस्थापन अनुवासनम, तो इसमें अभ्यंग आस्थापन अनुवासन विविध स्नेहपानम च प्रयोज्य, और स्नेहपान की योजना करनी है। प्रसमीक्ष दोषौषधादि नाम अवस्थान्तराय, दोष औषधादि की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए। अभी फिलहाल मैं बहुत सारे रोगों में शमनार्थ स्नेहपान दे रहा हूं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि शोधन बहुत बार किया है, अब जो दोष शेष रह गए हैं और वो इतने ज्यादा भी नहीं है कि शोधन करे और इतने कम भी नहीं है कि उससे तकलीफ न हो, तो ये बार बार थोड़ा स्नेहपान करना फिर छोड़ देना, 3-4 दिन स्नेहपान करना, शमनार्थ स्नेहपान करना फिर छोड़ देना, इस प्रकार की रीति मैंने अपनाई है अभी और वो काफी अच्छा काम करती है। यशावदन्तौष्ठ नखोल्प संज्ञः शर्दिर्दितोऽन्तर्गतताम्रनेत्रः क्षामस्वरास्रस्त समस्त संधि यायान् नरोसौ पुनरागमाय। आम के ही बारे में बताया है, रिष्ट लक्षण बताया है। शावदंत ओष्ठ नख इस प्रकार का अल्प संज्ञा, संज्ञा जिसकी कम हो गई हो। शर्दिर्दिता सर्दी से त्रस्त, अंतर्गत ताम्र नेत्र, और ताम्र नेत्र जिसमें भीतर प्रविष्ट हो गए हैं। क्षाम स्वर, स्वर क्षाम है। स्रस्त समस्त संधि, और समस्त संधियों में स्त्रस्तत्व आ गया है। यान यान दरोसो पुनरागमाय, तो अपुनरागमनाय, फिर से वापस न आने के लिए वो जाता है, इस प्रकार का म्रियते इत्यर्थः। तो आम से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जिसमें मृत्यु हो सकती है। तो ये सभी जो रिष्ट लक्षण इस प्रकार के बताए हैं। व्योशंकनंजस्य फलम हरिद्रे मूलम समावाप्य च मातुलुंग्याः छाया विशुष्का गुलिका कृतास्ता हन्युर्विशुचिन नयनांजनेन। व्योश करंज फल हरिद्रे, दोनों हरिद्राएं, मूलम समावाप्य च मातुलुंग्याः, तो नयनांजन आया है विशुचि में। श्रीश नक्ताव फणिज्य बीज त्रायन्त्यपामार्ग फलैश्च वर्ति बस्तस्य मूत्रेण विशूचिकाग्नि प्रलेप धूपांजननस्य युगै। तो वर्ती बताई है विशुचिकाग्नि, बस्तस्य मूत्रेण प्रलेप धूप अंजननस्य, तो ये शायद अत्येक अवस्था में किए जाने वाले जो गोमूत्र नाही, बस्तस्य मूत्र याचा मूत्र, बोकडाचा किंवा शेळीचं मूत्र। अजीर्णंच कफातामं विष्टब्धमनिलाद् भवेत्
विदग्धम पित्त कोपेन त्रिप्रकारमेति स्मृतम्. व्योषादी हा झाला की झाला व्योषण करण जैसे फलम हरिद्री ना तो वाचला. तो कफ से आमाजीर्ण होता है, अनिल से वात से विष्टब्धाजीर्ण होता है और पित्त कफ से विदग्धाजीर्ण होता है. इति त्रिप्रकारकमिति स्मृतम्. तत्रा में गुरुतोत्क्लेदः शोफो गंडाक्षिकूटयोः उद्गारश्च यथा भुक्तम् अविदग्धः प्रवर्तते. तो आमाजीर्ण में गुरुता उत्क्लेद, गंडाक्षिकूट शोफ, इस प्रकार का. तो ये जो लक्षण है ये किडनी फेलियर में देखा जाता है और उसके आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं. तो उसमें पता चल जाता है कि कई मरीजों में क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ गया है वगैरह इस प्रकार का. लेकिन इसी लक्षण के आधार पर मैंने एक मरीज का निदान आमाजीर्ण ऐसा ही किया था और वमन दिया था. रुलास तो था ही उसको. तो वमन देने के बाद ये लक्षण तो कम हो गए, लेकिन क्रिएटिनिमिया भी बढ़ा था, वो भी कम हो गया. सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इसमें रीनल फेलियर अगर है साथ में तो वमन बहुत दक्षता से देना है, क्योंकि हार्ट अटैक की शक्यता रहती है उसमें. तो सूझबूझ करके वमन देना है. लेकिन एक ही लक्षण के बारे में एलोपैथी किस प्रकार से सोचती है, हम किस प्रकार से सोचते हैं, ये एक अलग रीति बनती है. और फिर उसके आधार पर हम इसके बारे में व्यवच्छेद कर सकते हैं. एक मिनट. लक्षण कोश की प्रस्तावना में मैंने इसके बारे में थोड़ा बयान किया है. कि अगर हमें कुछ कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो बेसिस कौन सा होगा. तो लक्षण दोनों में है. एलोपैथी में कई जगह लक्षण नहीं है, लेकिन नहीं तो लक्षण है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है. लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. तो उसमें इन जैसे लक्षणों का महत्व रहेगा कि जहां एलोपैथी का इंटरप्रिटेशन उसका अलग है, आयुर्वेद का इंटरप्रिटेशन अलग है, और हमारे इंटरप्रिटेशन के जरिए हम उसकी चिकित्सा तक पहुंच सकते हैं. तो ये काफी अच्छी बात इस प्रकार की होगी. विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः मलवाता प्रवृत्तिश्च स्तंभो मोहोंग पीड़नम. तो शूल आत्मान विविध वात वेदना मलवाता प्रवृत्ति, इस प्रकार के लक्षण विष्टब्धाजीर्ण में है. विदग्धे भ्रमतृण मूर्छाः पित्ताच्च विविधा रुजाः उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदोदाहश्च जायते. तो ये काफी अम्लपित्त जैसी लक्षणे है. अम्लपित्त जैसे लक्षण है. तो भ्रमतृण मूर्छा विविध रुजा उद्गार सधूमाम्लः स्वेदोदाहश्च जायते. लंघनम कार्यमामे तो विष्टब्धे स्वेदनम भृशम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थम हितम भवेत्. तो आमाचरण में लंघन करना है, विष्टब्ध में बहुत स्वेदन करना है, विदग्धे वमनम और विदग्ध चरण में वमन करना है, यद्वा यथावस्थम हितम भवेत्.
तो जो जिस अवस्था में हित हो वो उस अवस्था में करे। तो आमाजीर्ण में भी वमन दे सकते हैं इस प्रकार का, या विदग्धाजीर्ण में लंघन दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसमें विष्टब्द स्वेदनम वृषम ये जो है वो लेकिन तापस्वेद, और वो भी हल्का होना है, दीर्घ काल देना है। ज्यादा गर्म सेकने से लाभ नहीं होता जितना कि हल्का स्वेद, नरम स्वेद, और ज्यादा देर तक देने से होता है। तो धीरे धीरे आत्मान वगैरह जो लक्षण है वो मिट जाते हैं, ऐसा देखा। गरीयसो भवेल्लीनात् आमादेव विलंबिका कफवातानुविद्धाम लिंगा तत्संसाधना। तो अगर आम ज्यादा है, लीन है, तो उससे विलंबिका होती है। वो कफवातानुविद्ध आमलिंग, कफवात से अनुविद्ध आम के लक्षण के साथ वो होती है, और तत्सम साधना, और कफवात और आम तीनों की चिकित्सा इसमें करनी पड़ेगी। इस प्रकार रसशेषेन्न विद्वेषो हृदया शुद्धि गौरवैः तत्रा भुक्त्वा दिवा स्वप्यात् क्षुद्वान् अद्याल् लघु प्रति। एक रसशेषाजीर्ण इस प्रकार का आया है। तो अन्न विद्वेष, हृदय अशुद्धि और गौरव हृदय में, ये लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें रामे मूर्ते उत्तिष्ठेत में भी अगर पहले दिन का भोजन पचा नहीं है तो सोना है, इस प्रकार का। तत्र अभुक्त्वा दिवा स्वप्या, तो नींद कम होने के कारण खाना खाने के बगैर दिन में सोना है, और फिर जागने पर क्षुद्वान अद्यार लघु प्रति, तो हल्का खाना लेना है। यामेश चतुर्भिर्द्वाभ्याञ्च भोज्य भैषज्ययोः समे पाकोग्नौ युक्तयोर्द्राक्ष तीक्ष्णे मंदे पुनश्चिरा। तो भोज्य जो है वो चतुर्भि याम ही, 4 याम, तो ये एक याम 3 घंटों का है, तो ये 12 घंटे हो जाते हैं। और द्वाभ्यांश भेषजयो हो, तो 2 याम 6 घंटे औषध के पचन में लग जाते हैं, इस प्रकार का। समय अग्नौ पाकः युक्तयो हो द्राक्ष तीक्ष्णे मंदे पुनः चिरात्। और ये समाग्नि होने पर इस प्रकार का पाक होगा। तीक्ष्ण अग्नि होगा तो पहले होगा, मंदे पुनः चिरात्, मंद अग्नि होगा तो दीर्घ काल से होगा, इस प्रकार। इसमें 2 चीजें समझने में आसान नहीं है। एक जो पहला है भोज्य, इसका पचन का काल 4 याम, हाँ, यानी कि 12 घंटे इस प्रकार का बताया गया है। तो सुबह खाना खा लिया 10 बजे, और शाम को खाना है सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद, संध्या काल के बाद, तब तक तो उसका जीर्ण नहीं हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से है। फिर ऐसी अवस्था में एक दूसरा सूत्र आता है कि प्रातराश आजीर्णे पे सायमाशो न दुष्यति, प्रातराश का आजीर्ण है तो भी सायमाश दूषित नहीं होता, तो ले सकते हैं इस प्रकार का। अजीर्ण सायमाश है तो प्रातराशो ही दुष्यति, रात का भोजन पचा नहीं है तो दूसरे दिन नहीं लेना है, इस प्रकार का। तो जीर्णे दिन में अगर अजीर्ण में भोजन करते हैं तो चलता है, इस प्रकार का। नहीं तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे खाना और रात को 7 साढ़े 7 बजे खाना, इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन यामयुग्मन न लंघयेत ये भी निर्देश है आगे के ग्रंथों में। और वैसे आमाशय से क्लियरेंस मिलने के लिए 3 घंटे काफी होते हैं। पूरा पचन होने के लिए 12 घंटे लगते होंगे इस प्रकार का। तो 3 घंटों तक कुछ खाना नहीं है एक बार खाना खाने के बाद, और 6 घंटे तक अनशन नहीं होना है। ऐसा आगे योग रत्ना करने आया है। तो उस प्रकार हिसाब से देखा जाए तो भोज्य जो है वो 12 घंटे उसमें लग जाएंगे। भैषज्य के बारे में भी 6 घंटे का माहौल बतला है। तो ये शायद वनस्पति औषधियां ज्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं। वहां औषध सेवन काल में भी एक काल ऐसा बताया है कि दोपहर के भोजन के बाद औषध लेना, पचन के बाद उसके, और फिर उसका पचन होने के बाद शाम का भोजन लेना, इस प्रकार का। तो औषध के पचन के लिए उसके बारे में कुछ सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां मात्रा का ज्यादा है प्रमाण, भोज्य या भैषज्य इस प्रकार का, तो 12 घंटे भोजन के पचने के लिए लगते हैं। और शायद रात को 8 बजे भी खाना ले लिया और सुबह तक उसका पचन हो जाना चाहिए, क्योंकि उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचितः ये जो लक्षण है वो सुबह हमें दिखने चाहिए इस प्रकार से। तो पूरे दिन का लेकर वो शायद हो जाता है, शेष अगर कुछ रह गया तो दूसरे दिन के लिए आगे चला जाता है, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे में। और औषध की मात्रा भी उतनी रहती थी कि 6 घंटे उसके पचने के लिए लगते थे, ये भी थोड़ा ध्यान में रखने का इस प्रकार का है। रसशेषाजीर्ण के बारे में पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि आहार रस बनता है और उसका परिवर्तन रस धातु में होना जरूरी है। वह आहार रस ही ठीक तरीके से बना नहीं, रसशेष अजीर्ण रह गया इस प्रकार का, कि जो परिवर्तित रस धातु में नहीं होगा, तो वो फिर से आमाशय में लाया जाता है शरीर के हिसाब से, ताकि उसका पचन हो जाए। और इसीलिए उसमें भूख नहीं रहती। हृदय अशुद्धि गौरव है अन्न विद्वेषा, इस प्रकार। तो अन्न के बारे में द्वेष ही होता है। और हृदय की अशुद्धि और गौरव इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। तो रसोभ स्रोतस का मूल स्थान हृदय है, और वहां पे अगर प्रतीत हो गया कि ये अपक्वयी है तो अशुद्धि और गौरव वहां पे लक्षण दिखेंगे, और वो फिर से वापिस आमाशय में भेजा जाएगा। जो आम के लक्ष्य बारे में जो बताया गया है, उष्मणोल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसममुपचक्षते, तो उसकी ये पहली अवस्था है। अभी वो दुष्ट नहीं हुआ है, रसशेष अजीर्ण है सिर्फ। और फिर वो फिर से आमाशय की तरफ भेजा जाएगा। अगर आप सो लेते हैं, खाना खाते नहीं है, तो उसका पचन हो जाएगा। और फिर भूख लगेगी, वो रस में परिवर्तित होकर आगे चला जाएगा। फिर भूख लगेगी तो उस समय खाना खाना है, लेकिन वो हल्का खाना खाना है, इस प्रकार। तो इस पद्धति से एक वो शरीर की सिस्टम है कि जो
अच्छी तरह उस जिसका पचन नहीं हुआ वो फिर से रेफर बैक करते हैं इस प्रकार का। फिनिश्ड गुड्स में अगर ऐसी कुछ खराबी दिखाई देती है तो पुनः सेंड बैक करते हैं। पहले जहाँ पे वो ठीक नहीं हुआ है वहां पे वो वापस भेजा जाता है। अभी इंडस्ट्रीज में भी ये होता है, तो उसी प्रकार का ये रहेगा। और ये नहीं करेंगे तो फिर वो दुष्ट हो जाएगा और आम ऐसा ही रस आगे निकल जाएगा, तो आगे तकलीफ करेगा इस प्रकार। इसमें स्रोतसे लीनात गरी असा प्रभुतात विलंबिका नाम रोगा उत्पद्यते सा च विलंबिका पातश्लेष्मभ्याम् अनुबद्धा भवति सा च आमनामा जीर्ण सदृश लक्षणा तच्चिकित्सा च। जीर्णे तो अन्य कदाचित् आहार रसः रसः आहार सारः रसः अजीर्णः भवति, अतः तल्लक्षणमुच्यते अन्न विद्वेष इत्यादि। तत्र रसे अजीर्णे अकृत भोजना स्वप्याद्वा स्वप्यात् आलाघवात् प्रबुद्धश्च यदि क्षुद्वांस्ततो अद्याल् लघुस्तुकम् स्वभाव लघु स्वल्पमात्र च इत्यर्थः। एतच्च अजीर्णं दोषोपहताग्निवशात् भवति। दोषोपहत अग्नि के कारण ये अजीर्ण होता है। तस्य च दोषोपहतत्वे त्रिविधं रूपं विषमत्वादि शारीरे वक्ष्यमाण लक्षणम्। दोष अननुबंधेन चतुर्थम रूपम यत् समत्वम। दोषों का संपर्क अग्नि से हो जाता है तो मंद तीक्ष्ण विषम इस प्रकार के अग्नि हो जाते हैं, और नहीं तो वो सम इस प्रकार का रहता है। तस्य चतुर्विधस्य अग्नेः जीर्णाजीर्ण नियमं काल नियमेन दर्शयति। सम्यग्नो बल शरीराद्यपेक्षया उपयुक्तस्य भोज्यस्य आहारस्य मात्रया च उपयुक्तस्य चतुर्भिः यामैः पाको भवति। अग्नि सम है तो बल शरीर आदि अपेक्षा से जो भोज्य सेवन किया है आहार मात्रया च उपयुक्तस्य, तो उसका 4 याम में पाक होता है। भेषज से औषध तत्व द्वाभ्याम यामाभ्याम, और औषध का 2 याम में होता है। युक्तयोः देशकाल शरीराद्यपेक्षया प्रयुक्तयोः भोज्य भेषजयोः इति उक्तम एव अस्माभिः। तो जो योग्य है देश काल शरीर आदि अपेक्षा जो भोज्य और भेषज योग्य है उनका इस प्रकार के पाक हो जाता है। तीक्ष्ण यथोक्त काले अप्राप्त विपाक। तीक्ष्ण अग्नि है तो ये काल प्राप्त होने से पहले से ही विपाक हो जाता है। मंदे पुनः चिरान मंदत्वातिशयापेक्षया यथोक्तम कालम बहु बहुतरम च अतिक्रम्य आटोपादिकं च कृत्वा। मंदाग्नि है तो दीर्घ काल से होता है और आटोप वगैरह जो लक्षण है वो उनके साथ में होता है। विषमे तो प्रकृतानुप्रयोगः यतः स कदाचित् तीक्ष्णं कदाचित् मान्यं भजते। विषम में दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, मंदाग्नि के और तीक्ष्णाग्नि के। वो कदाचित् तीक्ष्ण कदाचित् मान्यम। अजीर्ण ज्ञाने तो वर्तमानम एव अहोरात्रम अग्नि तीक्ष्णः अन्यः वा उपकरोति सातत्येन। अतः विषम अत्र नोक्तः अतएव च कारणात् आह। इसमें क्या है, विषमाग्नि के बारे में वो मंदाग्नि के लक्षण दिखाया गया है, तीक्ष्णाग्नि के दिखाया गया, इसलिए उनके बारे में यहाँ पे बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देश काल वगैरह के हिसाब से समाग्नि होने पर जिसका 12 घंटे में पचन होता है वो प्राकृतिक मान है, मात्रा है उसके आहार की। मैंने कोशिश की थी मैंने शायद इसके बारे में बात भी की है पहले। एक छात्र को मैंने डायटेटिक्स के लिए मात्रा का विषय दिया था, जलधौती करके 3 बार आमाशय कैपेसिटी को जानकर फिर खिचड़ी तकर और पानी इतना ही लेने का ऐसा बोला था। तो करीबन 1200 ये मीन था, 1200 ml आमाशय का।
800 या 900 तक लेना चाहिए, खिचड़ी या कढ़ी या तकर या पानी ये सब मिला के। लेकिन लोगों ने 1125 लिया, सभी वॉलंटियर्स ने। तो वो ज्यादा ही खाया, सब खाना सभी ने खाया, ये एक इसमें मालूम पड़ा। और 3 घंटों के बाद भाभी साठे का जो एक्सपेरिमेंट है, वो 3 घंटों के बाद जो वजन बढ़ जाता है वो अपने पाक स्थिति में आ जाता है। तो इनमें 4.5-5 घंटे लगे वजन फिर से जितना पहले था खाना खाने से पहले उतना होने के लिए। और वैसे देखा जाए तो 12 घंटे का मतलब क्या है, ये सोचना जरा मुश्किल है। उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचित वगैरह जो लक्षण बताए गए हैं, वो सुबह का खाना कल सुबह है, अगर हम देखते हैं कल सुबह सुबह का खाना आज शाम को देखते हैं तो उसमें ये लक्षण होने चाहिए। लेकिन शाम को खाना खाया है तो वो 12 घंटे सुबह सूर्योदय के बाद में होंगे। और ये मल प्रवर्तन जो है वो तो उठने के बाद तुरंत होना है। तो शायद ये ऐसा ही कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका पचन होता रहता है, वो दूसरे दिन के लिए शाम आज सुबह का खाना जो है वो पचन होकर उसका मल निस्सारण दूसरे दिन सुबह होना है। लेकिन शाम का जो खाना है वो शायद एक दिन और आगे बढ़ेगा, इस प्रकार का रहेगा। तो अगर आहार रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम एक ही आहार लेने का, और जितना ग्रंथों की मात्रा में बताया है उतना ही लेने का, खिचड़ी या जो लेंगे, और फिर पचन कब होता है ये देखेंगे, तो शायद हम अग्नि के बारे में कुछ डिसाइड कर सकेंगे। तक ये भी परिवर्तनशील है। और अभी अग्नि की स्थिति ऐसी है, मेरे मन में ऐसा है कि अति मंदाग्नि जो लाजा मंडक को पचन करने के लिए भी 12 घंटे या उससे ज्यादा लेता है, और तीक्ष्णाग्नि जो बहुत गुरु भोजन भी जल्दी पचा लेता है, ये दो सिरे हैं। और उसके बीच में कहीं समाग्नि होगा इस प्रकार का, अति मंदाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और अति तीक्ष्णाग्नि, ये एक स्केल के ऊपर हम कह सकेंगे। और पहले अग्नि का मापन करेंगे। जबकि स्वाभाविक स्थिति हो तो एक ही प्रकार का खाना आमाशय के अंदाज से, कोष्ठ के अंदाज से कितनी मात्रा में देना है और बाकी लक्षण कैसे दिखाई देते हैं ये कोशिश करते हैं। तो शायद हर व्यक्ति के लिए अग्नि हम कुछ निर्धारित कर सकेंगे। समझ लेते कि ये अति मंदाग्नि को हम एक एकक इस प्रकार का उसका कुछ परिमाण ढूंढते, जैसा इन्होंने जूल वगैरह ऐसे कुछ परिणाम निश्चित किए, परिमाण निश्चित किए, उसी प्रकार से। और अति तीक्ष्णाग्नि जो है वो 20, 25, 30 ऐसा कुछ निर्धारित करते हैं। तो शायद समाग्नि 15 से 20 इस प्रकार का स्केल में आएगा तो समाग्नि होगा, उससे कम होगा तो मंदाग्नि होगा, उससे ज्यादा होगा तो तीक्ष्णाग्नि होगा। ऐसा कुछ डिसाइड कर सकेंगे। और उसके आधार पर लंघन कितना देना है, पाचन कितना करना है। और ये समाग्नि हो गया तो फिर आगे उसको पालन करना है वगैरह वगैरह, इसके बारे में सोचेंगे। ज्यादातर मरीज जो हमें मिलेंगे वो मंदाग्नि के मिलेंगे। तो मंदाग्नि के लक्षणों को लेकर जो आहार देंगे और फिर लंघन पाचन इस प्रकार का होगा, वो कम आहार देंगे। और फिर अग्नि दीपन होगा,
और जब वो हमारे बीच वाले स्केल में आ जाएगा, समाग्नि के स्केल में आ जाएगा, तो फिर उसको रक्षण करेंगे। लेकिन अगर अग्निम चरण शक्तिया परीक्षे, तो परीक्षा भाव में अग्नि है और वो पचन शक्ति के हिसाब से उसका परीक्षण करना है। तो उसका अगर हम कुछ स्केल दे सकते हैं इस प्रकार से तो बेहतर होगा। लेकिन ये इसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा कि डिजाइन इसका किस प्रकार से करें। हेल्दी वॉलंटियर से शुरुआत करें और आमाशय कोष्ठ का अंदाजा लेके आहार की मात्रा निश्चित करें और जीर्ण जीर्ण लक्षण को देखें इस प्रकार से, तो शायद ये बनेगा। और आगे चलकर फिर मंदाग्नि के लिए क्या द्रव्य देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसका पचन हुआ नहीं हुआ, ये कैसे जज करेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। तुमचं तुम्हाला तर आणत आहे बरोबर उदरस्य वगैरे लक्षण जे आहे एकदा जेव्हा ढेकर येते तेव्हा असं नक्की समजा की आता काय झालेलं आहे, ही आपल्या ह्याच्याप्रमाणे नसतो का? जेव्हा काय झालेलं आहे, ढेकर आली तुम्हाला की तुमचा त्यापर्यंत पोटात संपलाय, पण ते आहाराची ढेकर का याची असं आहे का ग्रंथात? एलोपैथी में ऐसा कहते हैं कि उद्गार आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपका खाना पर्याप्त हो गया इस प्रकार का, और वो अन्न का उद्गार है। और वैसे भूख जब लगती है विशुद्ध उद्गार, उसमें विशुद्ध उद्गार होना है। और प्रसृष्टे विमूत्र हृदय दोषे सोपते के जो सब लक्षण बताए गए हैं, विशुद्ध चोद्गार है, विशुद्ध भगमने वाते अनुसरति, तो वो आहार सेवन का योग्य काल बताया गया है। तो उसको ध्यान में रखकर ये करना शायद उचित रहेगा। लेकिन मेरे कहने का प्रयास ये है कि अगर हम अग्नि को मापन करने की कोशिश करेंगे स्वस्थ व्यक्तियों में पहले, और फिर रुग्णों में ये कितने डिग्री का मंदाग्नि है ये समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको उस हिसाब से दवा देंगे, ऐसा हो सकता है। एक अभी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि लोगों को ज्यादा बार बार भूख लगती है, खाना भी खाते हैं, और वैसा कुछ हुआ है ऐसा भी दिखता नहीं है। हमारे यहाँ तो 2 दफा खाने का निर्देश है, तो इसके बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो अभी मैंने वो डोंट लूज योर वे माइंड लूज योर वेट, रुजुता दिवेकर की किताब का मराठी अनुवाद जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा। उसमें जो जिक्र किया है वो 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, और काफी चीजें हैं उसमें, चीज से लेकर बिस्किट से लेकर कुछ भी है खाना खाने के लिए। और उसका कहना है कि करीना कपूर से लेकर बहुत सारे लोगों ने ये आजमाया है और एनर्जी लेवल, वेट, ये सब मेंटेन होते हैं वगैरह वगैरह, और मोटापन कम हो जाता है। तो उसमें लेकिन
बाकी काफी बातें आयुर्वेद से मिलती है। स्नेह लेना है, इस प्रकार का निर्देश है। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है, ये भी निर्देश है। और पूरा ध्यान देकर ही खाना खाना है। मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ करे, ऐसे बहुत उसमें सजेशंस हैं। तो एक बात ऐसी बनती है कि क्वांटिटी कितनी लेते हैं उसके ऊपर ये ज्यादा निर्भर रहेगा। और जिस प्रकार की आदत हम डालेंगे उस प्रकार की आदत पड़ जाएगी, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो हमने अगर 2 दफा खाना खाने की आदत डाली हुई है जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से है, तो वही उसी समय अग्नि प्रज्वलित होगा और फिर जो पचन है वो अच्छी भली भांति हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमने 4-4 घंटे के बाद खाना खाने की आदत रखी है, 3 घंटे में तो नहीं होना है, कम से कम हमारे हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर मानते हैं कि 4 घंटों के बाद यामयुग्मन न लग गए, लेकिन 2 दफा जो है वो पूरा खाना लेना है और 1 दफा दूध, 1 दफा कुछ फल, इस प्रकार का। अभी फल के बारे में और दूध के बारे में भी संदेह है क्योंकि ये सब हाइब्रिडाइज है। अभी अभी खाना भी सब पूरा हाइब्रिडाइज है। और हार्मोन्स वगैरह बहुत कुछ देते हैं फलों के बारे में। लेकिन मान लेते हैं कि अच्छे ऑर्गेनिक फ्रूट्स हमें मिलते हैं, तो 1 दफा खाना, 1 दफा दूध, 1 दफा फल और 2 दफा खाना, ये सबसे बेहतर होगा। शायद सुबह दूध ले लेना जो प्राचीन पद्धति रही होगी। कफ की अगर तकलीफ है तो सिद्ध दूध, नहीं तो उसमें कुछ शुंठी या हल्दी डाल के दूध। दोपहर का खाना 10-11 बजे, बीच में 3-4 बजे एक खाता फल और शाम को सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना और ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक खाना खा लेना। पचवायची सवय होते, वो मात्रा के ऊपर ज्यादा निर्भर है। वो 2-2 घंटे के बाद लेना है और वो बहुत ही कम मात्रा में लेना है, टेस्ट लेना जैसा है वो, तो एनर्जी लेवल बनी रहे और उसका पचन जो है वो 2 घंटों के भीतर ही हो जाए और फिर से भूख लगे, ऐसा इतना ही मात्रा में वो लेना है। मेरा खुद का अनुभव है, क्लिनिक में बैठते हैं और 3-4 घंटे लगातार काम होने पर थकान सी आती है और जुम्भा आती है उस समय में। तो ये थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि हम थक गए हैं, निद्रा लेनी है, इस प्रकार का। लेकिन उस समय में अगर खाना खा लिया तो फिर से चुस्ती रहती है, फिर आगे काम करते हैं, या कुछ चाय ले ली तो फिर से आगे काम करते हैं, ऐसा है। तो ये किस प्रकार की आदत हम डाले इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2 घंटों का जिक्र मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शायद 4 घंटे 5 घंटे ऐसा कुछ कर सकते हैं। दिन में 2 बार खाना, 1 बार दूध, 1 बार फल, या 2 बार दूध, ऐसा अगर लेते हैं तो भी चलेगा। फिर होता है रसायन आना, तो रसायन के हिसाब से 2 बार दूध लेना और इसमें घी लेते रहना आहार में। ये दोनों का अभ्यास, एक ऐसा परमा जोशी का परसों लेक्चर हुआ था, उसने जिक्र किया था कि ये दोनों को साथ में लिखा है क्षीरघृताभ्यास, तो दोनों को इकट्ठा ही लेना चाहिए इस प्रकार का। एक साथ में दूध और घी लेना है। तो इसके बारे में थोड़ा संदेह है कि दोनों साथ में होना है, एक ही साथ में होना है, दूध के साथ ही घी होना है, इस प्रकार का। दूध का इस्तेमाल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध के साथ थोड़ा घी भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन अलग से घी
चावल या रोटी के साथ में, और दूध अलग से। दो बार दूध लेने के लिए योग्य वेळ कुठली? मराठी हिंदी असं जणित. तो सुबह और शाम, लेकिन शाम में अगर सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लेते हैं तो दूध उस समय लेने की जरूरत नहीं है, आप रात सोते वक्त ले सकते हैं। सिर्फ कफ का अगर प्रॉब्लम है तो सोते वक्त लेना अच्छा नहीं है, तो फिर दोपहर में 3-4 बजे एडजस्ट करके ले लेना, और बाद में खाना खा लेना 6 बजे से पहले या सूर्यास्त के पहले, आहे ना. पण त्यामध्ये काय आहे, भोजन के उपरांत दूध लेते हैं वो भी एक निर्देश है, लेकिन भोजन में काफी रस होते हैं, तो इसमें विरुद्धता की आशंका होती है. ग्रंथों में ज्यादातर जिक्र किया है वो दूध और चावल ही अगर सिर्फ ले लेंगे तो उसके ऊपर दूध पी सकेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपण समजा की अगदी जी लहान मुलं असतात ती किती आहे, 2.5 ते 3 तासांनी त्यांना दूध लागतं. जसं ते मोठं होतात तसं त्यांचं ते आहारावर आल्यावर, घन आहारावर आल्यावर काय कंपॅरेटिव्ह कमी वाढला. पण तरी सुद्धा अगदी जी लहान मुलं असतात ती रात्री कमी वेळा उठतात, एवढ्या वेळा नाही. 2-2 तासाने नाही उठत. काही रुग्णात मधुर प्रीती असते, एक्स्ट्रीम स्वीट क्रेविंग, और देयर इज वन मोर पैटर्न पीपल हैव फियर इज इमोशनल ईटिंग. इज इट रिलेटेड टू वात? मधुर प्रीतीचं आणखी काय विचार करता येईल? ये जो मधुर प्रीति के बारे में मैंने भी महसूस किया है विदेशों में खास करके, और क्रेविंग ये है उसका, ये इमोशनल ज्यादा है. मेरे ख्याल में जो वाग्भट में गण बताए गए, मधुर स्कंध, अम्ल स्कंध, तो गुरुतहे में गुणाक्षोड़ मोच चोच परुषकम, इस प्रकार का उसकी शुरुआत मधुर स्कंध से, मधुर स्कंध की शुरुआत घी से होती है. और कोलटकर जी का ऐसा कहना था कि गण जो भी आए हैं, असनादि गण हो या सुरसादि हो या इस प्रकार के गण हो, तो उसमें जो पहला द्रव्य है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको आदि बनाते हैं और फिर बाकी द्रव्यों का निर्देश करते हैं. तो वो प्रातिनिधिक रूप में ले सकते हैं. तो घी अगर इस्तेमाल में आता है तो मधुर रस का क्रेविंग कम होता है. ऐसा मैंने विदेशों में सुझाव भी दिया है और अनुभव भी है कि चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा होती है, प्री मेंस्ट्रुअल क्रेविंग होता है चॉकलेट खाने के लिए, ये विदेशों में ज्यादा देखा है. लेकिन घी अगर शुरू करते हैं तो ये क्रेविंग कम होता है, ऐसा देखा है. कुर्वते ही रुचिंदोषा विपरीत समानयो हो. इस दृष्टि से देखा जाए तो मधुर प्रीति है तो सोचना पड़ेगा कि वातपित्त की वृद्धि है या कफ क्षीण है और इसलिए मधुर की प्रीति हो रही है. तो वो उसकी अगर पूर्ति करेंगे तो ये प्रीति नहीं रहेगी. ये एक चीज उसमें होती है इस प्रकार का. और इमोशनल ईटिंग के बारे में खास करके विदेशों में वो अकेलापन ही उसका कारण है. फैमिली सिस्टम्स नहीं है तो ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं, पार्टनरशिप्स ब्रेक होती रहती है, और 40 बरस के बाद पार्टनर्स भी नहीं मिलते हैं तो अकेलापन खा जाता है. और फिर क्या करे, इसके हिसाब से लोग खाना खाते हैं कुछ लोग. और एक टीवी का संस्कृति भी है, टीवी देखते देखते खाना खाते रहेंगे तो स्थौल्य बढ़ता है. तो उसको ये आदत सी हो जाती है कि क्या करे, इसके बारे में कुछ सुझाव नहीं है, इसलिए खाना हाथ में रखते और खाते रहते हैं इस प्रकार का. तो मानसिक स्थिति को ही सुधरना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या अगर भली भांति हम देख लेंगे ऐसी अवस्था में तो
मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कोशिश करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अरे अकेलापन ये विदेशों में काफी बड़ी समस्या है और उसको किस प्रकार से निपटाया जाए ये और एक रहेगा। तुम्ही काय म्हणत होते मगाशी? नाही, यादवजी काहीतरी म्हणत होते, हे उत्तर दिलं नाही आता. आणि दुसरे मी असं म्हणते तुम्ही म्हणत की असा सतत 3-4 वेळा आहार त्यानं अजीर्ण तर नाही होत पण आमात रूपांतर होते शरीरात ते पचवायची सवय. एक ऐसी चीज है कि ऐसे अगर हम आदत डालते हैं बार बार खाने की और कम मात्रा में लेते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो दिक्कत ही होगी, और चीज पनीर वगैरह ऐसे कुछ लेते रहेंगे तो स्थौल्य तो आता ही रहेगा इस प्रकार का. गुरु भी अभ्यास माने ही उपचय गुरुणाम भवते अपचय लघुना. नाही पण अग्नी तीक्ष्ण असेल तर कदाचित ते द्रव्यता दिसायला असतो पण त्याचा रसाचा काहीच आपण खातो पण त्याचा रस किती निर्माण होतो आणि तो मुळात आतूनपर्यंत किती पोहोचतो त्याच्यामुळे मेबी सारखं 2-3 तासाने आपल्याला काहीतरी नवं लागतं किंवा असं वाटत की बाबा काहीतरी खाऊ. एक यहाँ ऐसा भी आया है ख्याल कि अभी जो खाना मिल रहा है वो क्वालिटेटिवली अच्छा नहीं है, रस उसमें पैदा नहीं होता ज्यादा, हाइब्रिडाइज्ड और ये सब जो अभी कल्टीवेशन के टेक्निक्स बदले हैं उसके हिसाब से, तो फिर तृप्ति नहीं होती, उसके समाधान नहीं होता और फिर बार बार खाने की इच्छा होती है. वही खाना अगर हम देसी कुछ मिलता है जिसमें अच्छी टेस्ट है वो खाएंगे तो तृप्ति हो जाएगी, तो फिर ज्यादा खाने की. जरा कोणीतरी एकाने बोला नाही तर ते इथं सगळा केव्हाच येईल तिकडे. तो तृप्ति नहीं होती और फिर ज्यादा खाना खाते हैं, इस प्रकार का भी एक हो सकता है, ऐसा है. तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ कहना है तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो पूछेंगे. ये प्रातराशे सबक्तम औषधम तस्मान मंदाग्ने रवचारे. मंदाग्नि के लिए सबक्त औषध देना ठीक है. पूर्वाण्य भोजनम सात्म्यम लघु दीपन ब्रूहणम. पूर्वाण्य का जो भोजन है वो लघु सात्म्य दीपन ब्रूहण देना है. लघु है क्योंकि पहले का जीर्ण नहीं हुआ है. विदेशों में ये अच्छी रीति है कि शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं, डिनर जो है वो 6-7 बजे खा लेते हैं. भारत में ही ये स्थिति रही है कि शाम का खाना देरी से खाने की आदत पड़ गई है. लेकिन शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं तो पचन होने में सुबह तकलीफ नहीं होती. तो सुबह हेवी ब्रेकफास्ट उनकी जो सिस्टम है, पाश्चात्यों के हेवी ब्रेकफास्ट के सिस्टम है, लेकिन दोपहर का खाना बिल्कुल ही कम खाते हैं, ऐसा है. वर्किंग लंच जैसा होता है और शाम को फिर सूर्यास्त के पहले या जल्दी खाना खा लेते हैं. तो और अग्नि भी अच्छा रहता है, ज्यादातर जाड़े का मौसम ही रहता है तो ठंड रहती है तो अग्नि भी अच्छा रहता है, तो इसलिए वो उसमें दिक्कतें नहीं आती. इस प्रकार का है. तस्मात् पूर्वाण्य भोजनम सात्म्यम लघु दीपन ब्रूहणम, इस प्रकार का होना है. प्रातराशे त्वजीर्णे पे सायमाशो न दुष्यति. प्रातराश का अजीर्ण होने पर सायमाश जो है वो दूषित नहीं होता. अजीर्ण सायमाशे तो प्रातराशो ही दुष्यति. सायमाश का अजीर्ण है तो प्रातराश दूषित होता ही है. काय सांगणार
म्हणजे वारंवार खाण्यामुळे आम तयार होतो का? तर पहिलं अन्न पूर्ण पचन म्हणजे मनापर्यंत त्याचं जर ते का क्लिअर जाईपर्यंत नाही होणार. आमाशयातून क्लिअरन्स मिळाला की होऊ शकेल असणार अशा स्वरूपाचं. मेरे ख्याल में 2 दफा खाना और दूध या फल ये अलग रूप से लेना ये सबसे अच्छा तरीका है इसके बारे में. दिवा प्रबोध्यतेर्केण हृदय पुंडरीकवत तस्मिन् विबुद्धे श्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः. ये आयुर्वेद का अपना अलग विचार है. हृदय पुंडरीक के समान जिनमें प्रबुद्ध विकसित हो जाता है और उस प्रकार का होगा तो श्रोताओं से स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः, उनका भी वो भी विकसित हो जाते हैं, श्रोतस भी. व्यायामाच्च विचाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च तेजसा न क्लेदम उपगच्छन्ति देवातयनास्य धातवः. नहीं, चेतसा, चेतसा समझ. और मन, व्यायाम, विचार और विक्षिप्तत्व, मन का विक्षिप्तत्व, वो सब क्रियाएं सब चालू रहती है तो क्लेद नहीं होता है धातुओं में. अक्लिन्नेषु अन्नम आसिक्तम अत्यंतेन न दुष्यति. और अक्लिन्न है और उसमें दूसरा आहार भी आ गया, यद्यपि पहले का पचन नहीं हुआ है, तरी क्लेद नहीं होने के कारण न दुष्यति, अत्यंतेन न दुष्यति, अत्यंत रूप से उसका दूषितत्व नहीं होता है. अविदग्धेषु एव पयस्सु अन्यत् सम्मिश्रितं पयः. अविदग्ध दूध है और दूसरा अगर उसमें दूध डाले एक कच्चा और एक पक्व, इस प्रकार का दूध इकट्ठा करेंगे तो तकलीफ होगी उसके बारे में. तो ये दूषित नहीं होता ऐसा कहना है. क्या है अविदग्ध, यानी कि जो पचन, इसमें क्या है दिन में सूर्य के कारण जो कुंडली का जैसा विकसित हो जाता है वैसे स्रोतस जो है वो विकसित रहते हैं. और व्यायाम, विचार ये चालू रहने के कारण और मन भी कार्यप्रवण रहता है तो क्लेद नहीं निर्माण होता धातुओं में. और उसमें दूसरा आहार भी आ जाता है पहला पचन होने के पहले भी, तो भी ज्यादा दूषित नहीं होता है. अत्यंतेन न दुष्यति, इस प्रकार का मतलब है. तो थोड़ा दूषित होता है ऐसा, तो इसलिए बेहतर है कि अंतर रखे. 2 दफा ही खाना है वही अच्छा है जो चरक ने बताया है. सायंप्रतर मनुष्याणाम अशनम शुद्धिचोदितम नांतरा भोजनम कुर्यात, इस प्रकार का. लेकिन अभी टाइमिंग्स वगैरह सब बदल गए हैं, तो मैं अभी सुझाव जो देता हूं वो आइडियली 10:30-11 बजे सुबह का खाना खा लेना और शाम को सूर्यास्त के पहले शाम का खाना खा लेना, ये सबसे आइडियल है. मानो कि हमें सुबह 8 बजे ही निकलना है घर से और उस समय तो खाना नहीं खा सकते, ऐसा है. और दोपहर का भोजन का समय 1:30-2 बजे है तो वो भी देर हो जाती है बहुत. तो लंच डिवाइड करो. जो खाना अगर पूरा खाना हमने खाया होता तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाया होता, तो दाल चावल सुबह खा ले और रोटी सब्जी साथ में लेके जाओ, टिफिन में लेके जाओ, और वो फिर 1-1:30 बजे तक खा लेना. और फिर शाम को 6 बजे या सूर्यास्त के बाद, पौने घंटे के बाद ऐसा खा लेना पूरा खाना जो है वो, तो वो ठीक रहता है. फिलहाल हुआ है ऐसे कि ब्रेकफास्ट में काफी चीजें आ गई है जो रूटीन नहीं है. मैगी से लेकर डोसा, उत्तपा, इडली से लेकर पाव भाजी वगैरह कुछ भी चीजें, ब्रेड टोस्ट वगैरह वगैरह सब ब्रेकफास्ट में घुस गई है. तो इस प्रकार का तो निर्देश नहीं है. जिन पदार्थों का शीलन करने के लिए बनाया है उन्हीं को ले लेंगे
तो ज्यादा अच्छा होगा इस प्रकार का। इसलिए बेहतर है कि इन्हीं चीजों से अगर कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो दाल चावल ये सबसे बेहतर तरीका है। तो अगर डिवाइड ही करना है तो लंच डिवाइड करो, ये अच्छा रहेगा। आईटी फील्ड्स वालों के लिए मैं कहता हूँ कि चाहे तुम 8 बजे भी निकलते हो तो उसी समय खाना खा लो और टिफिन लेके चलो, लेकिन शाम को 5 बजे वो टिफिन खा लो और फिर घर पे आके सो जाना। वो रात को 10, 11 कितने भी बजे आते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है उनको बचने के लिए। तो दिन में अजीर्ण का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन रात में अगर पचन नहीं हुआ है और सुबह हम उसमें डालते हैं नया खाना तो वो आम पैदा करेगा। तो ये सबसे अहम चीज है और मरीजों में हम भली भांति इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी रुकते हैं, मुझे भी आज क्लिनिक है। चालेल ना, त्याला काय अडचण काही नहीं है। दूध 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 तो इकट्ठा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध और घी रसायनामध्ये श्रेष्ठ है। अलग अलग लेंगे दोनों तो भी ठीक है, ऐसा ऐसे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, अलग अलग लेने में भी। हो, चांगलं लागतं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। फ्रूट्स रोज खावीतच का आणि नित्य सेवनीय फळे कोणती? ती जी काय ह्याच्यात दिलेली आहेत, शिले छाली गोधूमैव षष्टिकशांगलं सुनिषिण्णक जीवन्ति बालमूलक वास्तवं पथ्यामलक मृद्विका पटोली मुद्गे शर्कराः कृतं दिव्योदक क्षीरम क्षौद्र दाडिम सैंधवम। तर याच्यात काही फळं आलेली आहेत, दाडिम वगैरे असणाऱ्या अशा स्वरूपाची, आणि ती फळं आदौ समजणीयात असं तरी, नाहीतर मग 2 जेवणांच्या मध्ये असं जास्त बरं असणार अशा स्वरूपाचं। गंधारने फेसबुक वरनं निरोप पाठवलेला होता, त्याला मी उत्तर पाठवलंय फ्रेंडशिप म्हणून, त्याला बघायला सांग। गंधार नाही, यशचा आहे। ठीक आहे, नव्हती काय अवघड आहे सांगता, कोणती तरी फळ